जी हाँ दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं शिव शंकर भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। चलते हैं हम आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपके समक्ष बात करने वाला हूँ माध्यमिक परीक्षा 2015 से लेकर 2017, 2015, 16, 17 के जो क्वेश्चन आपके अभी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने लायक हैं वो क्वेश्चन में आपको हल करवाना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। आपने पढ़ा कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है सामान्यतः, और जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और हम किसे कहते हैं अपरिमेय संख्या? ऐसी संख्या जो आपके √रूट के अंदर हो लेकिन वो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। क्या पूर्ण? क्या दोस्तों बताओ, √रूट के अंदर 16, क्या ये आपके अपरिमेय संख्या है? बताओ, नहीं है। क्यों नहीं है? इसको यदि आप हल करोगे तो आपके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 को आप 4/1 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब ये क्या आपकी एक परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और ऐसी संख्या जो √रूट के अंदर है लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसी नहीं हो? पूर्ण वर्ग। जैसे मैंने लिख दिया आपका √रूट के अंदर 15, ये आपकी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो हमें यहाँ ये बात सिद्ध करनी है कि आप सिद्ध करो क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो कैसे करोगे दोस्तों, देखते हैं। अब इसमें होगा क्या आपके, ये बात आपके जो सिद्ध करने की है वो विरोधाभास विधि से होगा। किससे? विरोधाभास। कैसे? अभी यहाँ कह रहा है अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना, तो पहले आपको ये मानना होगा कि ये आपकी एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अब दोस्तों यदि परिमेय संख्या है तो किसी भिन्न के बराबर है, p/q के बराबर है या a/b किसी के बराबर होगी तभी ये परिमेय संख्या होगी। फिर अपने क्या होगा, इसको हम एक बार मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम अंतिम परिणाम तक पहुंचेंगे वहां अपने जो शुरुआत में माना था वो बात गलत साबित कर देंगे। क्या? कि ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो विरोधाभास के कारण ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या कहा था, पहले आपको इसका विपरीत मानना पड़ेगा कि माना √2, क्या माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों यदि आपकी ये परिमेय संख्या है तो किसी भिन्न के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब √2 एक परिमेय संख्या है तो वो आपके a/b के बराबर है। किसके बराबर है? a/b। अब आपका a/b है क्या? a/b। आपका a/b धनात्मक पूर्णांक, और वो भी आपके a/b क्या है? सह अभाज्य संख्या है। a/b और a व b आपके कैसी संख्या है? ये सह अभाज्य संख्या है दोस्तों। अब दोस्तों सह अभाज्य संख्या क्या होती है आप जानते हो? क्या होती है सह अभाज्य संख्या? ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ पद, ओनली एक ही व्यंजक उभयनिष्ठ हो। क्या? एक, इसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ नहीं हो, वो आपके सह अभाज्य। जैसे मैं बात करूं आपके, क्या 2, 5 आपस में कैसी है? ये सह अभाज्य संख्या। यदि इनका आप गुणनखंड करते हो तो 2 का आपका क्या? 1 × 2, और 5 का भी आपके क्या आएगा? 1 × 5। इन्हें अब जैसे मैंने बात कर ली आपके 4 और 6 क्या आपकी सह अभाज्य संख्या है। तो आप देखो 2 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 × 2, यदि 6 का किया तो आपके क्या आया? 2 × 3, ठीक है ना। हमने क्या कहा था कि सह अभाज्य संख्या वही होगी जिसका उभयनिष्ठ फैक्टर क्या होगा? ओनली एक ही होगा। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है आपका? उभयनिष्ठ 2, 2 आ रहा है। इसका मतलब 4 और 6 आपके क्या है? सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हम आगे की तरफ। a और b आपके क्या है? सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इसके जो उभयनिष्ठ फैक्टर है वो एक है, एक के अलावा नहीं है। यही बात होगी
तो यहाँ से आपका √2 बराबर a/b हो गया। इस b को आप इधर लेके आए तो आपका क्या होगा यहाँ √2b बराबर a, यही होगा। इस b को आपने इस तरफ भेजा, अरे दोस्तों इधर भाग में है, इधर आया तो गुणा में आ गया। फिर आपने क्या क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ आपने क्या क्या वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ आपने वर्ग किया तो आपके क्या हो गया दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग किया। अब अंडर कोई संख्या है उसका यदि वर्ग करते हैं तो आपका अंडर हट जाता है। अंडर का मतलब क्या, उस पर आपकी 1/2 घात लगी होती हैं। तो आप घातांक नियम जानते होंगे। √2 का आपके क्या हो जाएगा 2b² बराबर a², यही होगा दोस्तों। अब देखो आप क्या है 2b² बराबर a², इसका मतलब क्या है, जो आपका ये 2 है वो a² को विभाजित करता है। 2 है जो आपके क्या कर रहा है a² को विभाजित करता है, 2 a² को विभाजित करता है, यही बात है दोस्तों। 2 है जो आपको a² को विभाजित करता है। अब दोस्तों यदि कोई संख्या दे रखी है, उसके वर्ग में यदि किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उसके वर्गमूल में उसी संख्या का भाग जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं आपके क्या, जैसे बात करूं मैं यदि 16, 4 का वर्ग क्या होता है 16। अब यदि 16 में 2 का भाग दे तो 2 का भाग बराबर जाएगा 16 में। यदि 16 के वर्गमूल की बात करूं तो 16 का वर्गमूल क्या होगा आपके 4 में मैं यदि 2 का भाग दूंगा तो भी आपका भाग क्या पूरा जाएगा। तो यहाँ यही बात हो रही है, 2 a² को विभाजित करता है, इसका मतलब है जो आपका 2 है वो a को भी विभाजित करता है, a को भी आपके क्या करता है विभाजित करता है। सही बोला दोस्तों। अब देखो 2 a को विभाजित करता है, अब इसका मतलब क्या है, यदि a को ये विभाजित कर रहा है इसका मतलब 2 क्या है a का कोई एक गुणनखंड है। अब देखो दोस्तों आप यहाँ क्या मानोगे, अब a को विभाजित करता है, a क्या आपकी कोई एक पूर्णांक संख्या है। मान लो आप a बराबर आपने क्या मान लिया कोई पूर्णांक संख्या, जैसे कुछ भी हो सकता है, a बराबर आपने मान लिया a बराबर 2c, क्या है 2c, c आपकी कोई संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है c की वैल्यू। अब यहाँ दोनों तरफ आपने क्या क्या वर्ग करने पर, दोनों तरफ आपने क्या क्या वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ आपने वर्ग किया तो आपका क्या होगा यहाँ a² बराबर 2 का स्क्वायर 4c², यही हुआ। अब दोस्तों पीछे हमने बात की थी a² किसके बराबर है, क्या a² किसके बराबर है दोस्तों, a² किसके बराबर है आपके 2b² के बराबर है। तो वहाँ हम ये बात लिख सकते हैं कि a² की जगह क्या लिख सकते हैं 2b² बराबर 4c², यही होगा दोस्तों। अब इधर 2 हैं और बराबर के इधर 4 हैं, यदि ये आपस में काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा b² बराबर 2c², b² बराबर 2c²। अब यहाँ देखो बात करो ये 2 c² के गुणा में है, यदि इधर आएगा तो b² को भाग देगा, इसका मतलब 2 क्या 2 b² को विभाजित करता है, 2 क्या है b² को विभाजित करता है, यही बात हुई। 2 है जो आपके b² को विभाजित करता है, इसका मतलब 2 b² को विभाजित कर रहा है तो b को भी विभाजित करेगा आपके। अब दोस्तों देखो हमने कहा था जो आपके a और b है वो सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या मतलब उनका जो आपके उभयनिष्ठ फैक्टर होगा वो 1 होगा, 1 के अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं जो आपके b में है 2 का भाग जा रहा है और a में भी 2 का भाग जा रहा है। जो हमने शुरुआत में जो कल्पना की थी वो कल्पना अपने यहाँ गलत हो रही है, गलत साबित हो रही नहीं हो रही है। इसका मतलब हमने यह माना था शुरुआत में कि ये आपकी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये बातें अपने यहाँ गलत हो रही हैं, क्या हो रही हैं गलत हो रही हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ ऐसे ये बात लिख सकते हैं क्या कि आपके a और b के आपके उभयनिष्ठ फैक्टर कितने हैं, आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हैं, इसलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो विरोधाभास के कारण √2a आपकी क्या है एक अपरिमेय संख्या है, क्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या। तो ये बात आप यहाँ लिख सकते हो। आ गया होगा दोस्तों समझ में आपको क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, क्या कह रहा है क्वेश्चन k का मान ज्ञात कीजिए यदि a b c सहरेखी हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गए ना आपको, कोई समस्या इसमें
ठीक है ना। आगे अपने शुरुआत में अपने कहा था कि ये आपके सहभाज्य है, लेकिन यह सहभाज्य है नहीं, आपके विरोधाभास के कारण आपके √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, के का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी और सी संरेखी है। आपको ए बी सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और आपको कह रहा है के का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे दोस्तों के का मान यदि आपको ज्ञात करना है? आपको कह रहा है संरेखी। संरेखी का मतलब समझते हो ना, संरेखी क्या होगा? संरेखी इस प्रकार का होगा कि आपके जो 3 बिंदु है वो आपके एक ही रेखाखंड पे स्थित है। 3 बिंदु है जो आपके क्या है, एक ही रेखाखंड पे स्थित है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, संरेखी बिंदु के त्रिभुज हैं, यदि संरेखी बिंदु का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे दोस्तों इस प्रकार का कोई त्रिभुज बनता है? नहीं बनता। उसका मतलब उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? आपके शून्य के बराबर। किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर। त्रिभुज तो क्या होता है? आपके 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, यही आपकी क्या है, त्रिभुज है। लेकिन संरेख के बिंदु से कोई त्रिभुज बनता है? नहीं बनता है। उसका मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो अपने यहाँ बिंदु दे रखे हैं, ए का निर्देशांक दे रखा है 2, 3, क्या दे रखा है 2,3, बी का निर्देशांक दे रखा है 4, के और सी का निर्देशांक दे रखा है आपको 6,-3। कह रहा है कि ये संरेखी है। क्या कह रहा है? संरेखी है। तो आप के का मान ज्ञात करना। आपको किसका मान ज्ञात करना है? के का मान। कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों? अब दोस्तों आप जानते हो कि निर्देशांक ज्यामिति में यदि आपके पास कोई त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है, त्रिभुज के आपके 3 शीर्ष होते हैं। जैसे ये आपका ए बी और ये सी। मान लो ये आपका ए है, ये बी है और सी है। इसके में निर्देशांक मान लो आपके x1 y1, यही होगा। इसके निर्देशांक मान लो मैं x2 और y2 और इसका निर्देशांक मान लो मैं x3 और y3। ये आपके त्रिभुज के निर्देशांक है शीर्षों के, ठीक है ना। अब यदि मैं कह दूं, यदि आपको इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफल। तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। आप जानते हो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार यही बात यही हो रही है कि आपको ए बी सी 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और ये कह रहा है कि ये संरेखी बिंदु है। कैसे बिंदु है? संरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपका 0 होगा। तो हम जानते हैं संरेखी बिंदु होने के कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। संरेखी बिंदु होने के कारण त्रिभुज का क्या? त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा दोस्तों। कितना होगा आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल? 0, ठीक है ना। अब दोस्तों आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दे और आपको यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 कोष्टक x1 को आपको गुणा किससे करना है? आपको y2 माइनस y3 से, जी है दोस्तों। फिर आपको x2 को किससे गुणा करना है? y3 माइनस y1 से, प्लस x3 को गुणा करना है दोस्तों y1 माइनस y2। ये दोस्तों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला भी याद है लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, y2 क्या होता है, तो फॉर्मूला याद भी बेकार है। तो ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए कि x1 y1 ये आपके क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखा हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये संरेखी बिंदु है, इसका मतलब ये सारी बात किसके बराबर है? आपके 0 के बराबर है। किसके बराबर है? आपके 0 के बराबर। यही बात है दोस्तों। तो यहाँ आप मान रख लो ये क्षेत्रफल है आपके किसके बराबर? 0 के बराबर है। चलो अच्छी बात है। तो 1/2 कोष्टक x1, जो पहले बिंदु का निर्देशांक वही होगा x1। तो आपने 2 को गुणा किया किससे? y2 माइनस y3।
y2 क्या है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक, दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या है आपका y2 k माइनस y3 यहाँ क्या है दोस्तों, माइनस का 3 है, क्या है यहाँ माइनस का 3 है, यही है दोस्तों। फिर प्लस x2 क्या है आपका 4 कोष्टक y3 माइनस y3 क्या है यहाँ माइनस का 3 माइनस y1 क्या है आपका 3, यही है दोस्तों। y3 माइनस और y3 माइनस y3 की वैल्यू माइनस 3 है और आपकी y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3, ठीक है ना। ये माइनस का जो फॉर्मूला है वो लिखा हमने, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका प्लस x3 आपका है यहाँ 6 कोष्टक y1 क्या है 3 माइनस और y2 आपका क्या है यहाँ k है दोस्तों, यही है। ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर। ये सारी बातें किसके बराबर हैं, शून्य के बराबर। शून्य के बराबर कैसे है समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब इसको हल करो दोस्तों। तो इस प्रकार का यदि आपको दे रखा है कोई व्यंजक, उनको हल करते तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर वाली बातों को हल करेंगे। तो कोष्टकों को हल कर दो दोस्तों। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया k प्लस 3, ये आपका क्या हो गया k प्लस 3, तो 2 गुणा k प्लस 3, यही बात दोस्तों। प्लस 4 माइनस 3 और माइनस 3 क्या होगा, समान चिन्ह योग होगा, लेकिन चिन्ह काहे का रहेगा आपका माइनस का ही। तो यहाँ आपके ये माइनस का 6 हो गया, प्लस 6 और 3 माइनस k, ये होगा दोस्तों बराबर क्या हुआ 0, ठीक है ना। अब इसको हल कर लो, अंदर गुणा कर लो। तो अंदर गुणा करोगे आप तो आपके क्या हो जाएगा 1/2, अंदर गुणा क्या 2k प्लस 6, ये होगा। अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा और 6 को 4 से गुणा करोगे तो आपके क्या आएगा, 6 को 4 से गुणा किया तो आपके क्या आएगा 24 आएगा, प्लस 6 को 3 से गुणा किया तो आपका क्या आ गया 18, और प्लस 6 को माइनस k से गुणा किया तो आपका क्या होगा माइनस 6k, यही होगा दोस्तों। यहाँ तो कोई समस्या आपको, यहाँ तो कोई समस्या। अब देखो आप क्या करो, k वाले पदों को अलग योग कर दो, योग हो रहा है तो योग कर लो और घटाव हो रहा तो उनका घटाव कर लो, और जो आपको अचर पद दे रखे हैं उनका यदि योग हो रहा तो योग कर लो और घटाव हो रहा तो घटाव कर लो। तो दोस्तों आपके ये क्या हो जाएगा, इसको मैं आपके यहाँ ऊपर कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना। देखो अब यहाँ 2k और यहाँ क्या है माइनस 6k, तो 2k और माइनस 6k आपका क्या हो जाएगा माइनस 4k, तो आपका हो गया ये 1/2 कोष्टक माइनस 4k। फिर आपका क्या है प्लस का 6 माइनस का 24 प्लस का 18, यही है। अब प्लस के 6 और प्लस के 18 क्या हो गया 24, प्लस 24 माइनस 24 आपका क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो छोड़ो, पीछे आपका क्या बचा 1/2 माइनस 4k बराबर 0, ये आपके कट गया इस प्रकार से, माइनस 2 बार गया तो आपका क्या बचा माइनस 2k बराबर 0, और आपका k बराबर 0 बट्टा माइनस का 2, तो आपका k बराबर क्या मान आ गया 0 आ गया, k की वैल्यू आपके क्या आई 0 आई। तो इस प्रकार के दोस्तों आपको क्वेश्चन दे रखा था कि a b c 3 बिंदु है और वही बिंदु आपके सैरे की है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान हमने इस प्रकार से ज्ञात किया है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, समझ में आ गया है दोस्तों। तो आप लाइक ठोक के ज़रूर बताना मुझे कि हमें समझ में आ गया, और कमेंट के माध्यम से भी बताना है दोस्तों। यदि दोस्तों आपके पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो कि हमें इसके अलावा कैसा भी कोई क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ हमें समझ में नहीं आया, तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप के मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप के नंबर है आपके 86, ये मेरे नंबर हैं। इस नंबर पे आप उस क्वेश्चन का फ़ोटो भेज सकते हो कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ हमें समझाइए, तो इस पे आप भेज दो, मैं उसको आपको इस क्लास में आपको समझा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार के यदि आपको कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, उसको आप मुझे भेजो, मैं आपको
जरूर समाधान करके बताऊंगा वापस। तो इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या समांतर श्रेणी दे रखी है, इस प्रकार से कह रहा है एपी है जो आपका -17 कोमा -12 कोमा -7 कह रहा है डॉट 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 में 11वां पद ज्ञात करो। क्या कह रहा है आपको, 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो 11वां पद कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, समांतर श्रेणी की बात हो रही है तो समांतर श्रेणी में आपको ओनली 2 फॉर्मूले याद करने हैं। क्या, एक तो व्यापक पद ज्ञात करने का an किसके बराबर होगा, a + n-1 गुणा d, और दूसरा है आपके जो n पदों का योगफल Sn किसके बराबर होता है, n/2 2a + n-1 गुणा d। ठीक है ना। तो ये आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए और इन फॉर्मूलों की उपयोगिता भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, कह रहा है 11वां पद ज्ञात करो, मतलब आपको व्यापक पद ज्ञात करना है। तो व्यापक पद ज्ञात करने के लिए हम किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी और इनका सारवे अंतर क्या है वो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और आपके n जो आपके पदों की संख्या उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। बताओ इसमें आपका प्रथम पद क्या है जिसे हम a से डिनोट करते हैं, वो है आपका -17, यही है दोस्तों। और अगला है आपका सारवे अंतर। सारवे अंतर को आप d से डिनोट करते हो, और d आपको ज्ञात करने का क्या मेथड है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तो आप इसको क्या करो, a2 - a1 कर लें। आपने क्या क्या, a2 - a1, तो आपका d क्या हो गया, a2 क्या है दोस्तों, चिन्हों का खास तौर के ध्यान रखना है, -12 माइनस, और a1 क्या है आपका -17। तो दोस्तों इसको यदि आप हल करते हो, इसको यदि आप हल करते हो दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, ये -12 और माइनस माइनस आपका क्या हो गया, +17। -12 और +17 कितने हो गए दोस्तों, जल्दी बताओ। -12 और +17 आपके क्या हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब आपके d क्या आ गया है, 5। d क्या आ गया आपका 5। ये आ गया आपका सारवे अंतर। आपके पास दोस्तों प्रथम पद है -17, सारवे अंतर है आपको d है जो आपका 5 है, और 11वां पद ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है आपके 11। अब व्यापक पद याद करने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए कि an बराबर a + n-1 गुणा d होता है। an बराबर a + n-1 गुणा d होता है। an आपको 11वां पद याद करना है, तो a11 बराबर a की वैल्यू क्या है आप -17 प्लस n क्या है दोस्तों 11 - 1, और d आपका क्या है दोस्तों 5 है। ठीक है ना। इस प्रकार से जो जिसका मान था वो मान हमने रख लिया। अब इसका आप सरलीकरण करो, तो कैसे करोगे दोस्तों सरलीकरण, आप देखो -17 का -17, 11 में से आपने 1 निकाला, 11 में से आपने 1 निकाला, पीछे कितना बचा दोस्तों 10, और 10 को आप किससे गुणा करोगे 5 से, तो 10 × 5 आपके कितने हो गए दोस्तों 50 हो गए। कितने हो गए दोस्तों 50 हो गए। तो इस प्रकार से आपका A11वां व्यापक पद आपका क्या हो गया, 11वां व्यापक पद आपका क्या हो गया, -17 + 50, -17 + 50। तो ये दोस्तों आपके कितने हो गए, -17 और प्लस के 50। दोस्तों बताओ कितने हो गए, 3, और आपके 4 में से ये 3 गए, तो आपके क्या बचेगा पीछे 33। तो आपका 11वां पद क्या हो गया 33। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन था आपका, समांतर श्रेणी दे रखी थी और कह रहा है 11वां पद आपको ज्ञात करना था, तो हमने इस प्रकार से ज्ञात किया था व्यापक पद। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों त्रिकोणमिति का। काहे का क्वेश्चन है आपका, त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दोस्तों आपके ऐसा दे रखा है कि यदि cos a, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos a बराबर 12/13, cos a बराबर क्या है दोस्तों 12/13, तो कह रहा है आप cot a का मान ज्ञात कीजिए, cot a का मान परिकलित कीजिए, ये बोल रहे हैं दोस्तों। आपको किसका मान दे रखा है दोस्तों, cos a का मान दे रखा है, और आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, cot की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों।
तो कॉट की वैल्यू आप कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों? ये आपके क्वेश्चन किससे होगा? त्रिकोणमितीय अनुपातों से। क्वेश्चन कैसे होगा ये? त्रिकोणमितीय अनुपातों से। अब दोस्तों आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कॉस किसके बराबर होता है, कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है दोस्तों। तो ये सारी बातें याद करने के लिए अपन लोगों को एक ट्रिक मालूम है। वो ट्रिक क्या है आपके दोस्तों? लाल बट्टा कक्का। क्या है? लाल बट्टा कक्का। यही है दोस्तों ट्रिक है जो आपके लाल बट्टा कक्का। इस लाल बट्टा कक्का पे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सब इस पे टिका हुआ है। एल है जो आपको लंब को डिनोट कर रहा है, ए है जो आधार को, और के है जो कर्ण को। अब इसमें होता क्या है, जो पहले है एल अपॉन के वो आपके किसकी बात कर रहा है? साइन की। जो पहले वाला एल अपॉन है वो किसकी बात कर रहा है यहाँ दोस्तों? साइन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है यहाँ? साइन की बात। एल अपॉन ए ये क्या है आपके? साइन थीटा। और दूसरा आपका ए अपॉन के, दूसरा ए अपॉन के ये किसकी बात कर रहा है? कोस थीटा। और जो आपके ये किसकी बात कर रहा है? कोस थीटा की। और एल अपॉन ए लंब अपॉन आधार ये किसके बराबर होता है दोस्तों? टेन थीटा के। किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। अब यदि बात करें और तीन मेंबर और हैं तो वो सिंपल सी बात है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है आपके? कोसेक होता है। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम के अपॉन एल हो जाएगा। और कोस का व्युत्क्रम होता है आपका सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा? के अपॉन ए। और टेन का व्युत्क्रम होता है आपका कॉट, और कॉट का क्या हो जाएगा? ए अपॉन एल। तो इस प्रकार से ये अनुपात भी अपन लोगों को याद होना चाहिए। आप देखो इनकी उपयोगिता क्या है ये जानते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉस ए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है दोस्तों? कॉस ए। कह रहा है कॉस ए बराबर 12/13। तो इसका मतलब कॉस का अनुपात क्या होता है? कॉस ए बराबर 12/13। 12/13। कॉस किसके बराबर होता है? मैंने बताया था ए अपॉन के। इसका मतलब ये किसके बराबर है आपका? आधार बटा कर्ण के बराबर है। किसके बराबर है? आधार बटा कर्ण। यही है दोस्तों, आधार बटा कर्ण के बराबर। अब अपन को कॉट का मान ज्ञात करना है। अब कॉट किसके बराबर होता है आपका? आधार बटा लंब के बराबर। कॉट किसके बराबर? आधार बटा लंब। लेकिन हमें यहाँ आधार और कर्ण दे रखा है, हमें लंब ज्ञात करना है। क्या? लंब ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करोगे आप? अपने पास ये इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये कोण आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब मान ले कि अपने पास इस प्रकार का ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। सी लिख लिए इसके। अब कॉस ए की बात हो रही है, मतलब इस कोण की बात हो रही। किसकी? इस कोण की। ये कोण मान लो। इसका मतलब जो आपके न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती हैं वो आपका क्या होता है? लंब। और जो पीछे शेष भुजा है वो आपकी क्या है? आधार है। क्या है दोस्तों? आधार। समकोण त्रिभुज आ गया। इसमें आपके तीन भुजा है, आधार, लंब और कर्ण। इसमें आपको दिया हुआ क्या है? आधार है जो आपका 12 दे रखा है। आधार कितना दे रखा है दोस्तों आपको? 12। और जो आपको कर्ण है वो कितना दे रखा है? 13। अब दोस्तों याद करो, किनको याद करोगे आप? जब समकोण त्रिभुज की बात हो रही है और उसमें यदि आपको तीन भुजा में से दो भुजा आपको दे रखी है तो किसको याद करना है दोस्तों? जल्दी बताओ। अरे याद कर लो दोस्तों, पाइथागोरस को। किसको याद करना है? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है कि यदि आपके पास समकोण त्रिभुज है, उनमें से यदि दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा याद करनी है तो मुझे याद करो, मैं आपको याद करवाऊंगा। तो ये कहता है कि जो आपके सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही कहता है पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है आपका? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही होता है आधार स्क्वायर प्लस से लंब स्क्वायर दोस्तों, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब जो आपके सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग, सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग जो अन्य दो भुजा दे रखी है उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। यही बात हमने यहाँ लिखी। अब यहाँ तीन लोगों की बात हो रही है, कर्ण, आधार और लंब। अब इन तीनों में से यदि आपको दो की वैल्यू दे रखी हो
और तीसरा आपको ज्ञात करना है। क्या? तीसरा आपको ज्ञात करना है। तो आराम से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ भी यही दे रखा है, आपको आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आपको लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप इस प्रकार लिख सकते हो कि जो आपका लंब का स्कोर है, क्या? जो आपके लंब का स्कोर है वो क्या हो जाएगा? कर्ण स्कोर माइनस आधार स्कोर। यही होगा दोस्तों, कर्ण स्कोर माइनस आधार स्कोर। तो आपका लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर आपका क्या हो गया? अंडर रूट कर्ण क्या है दोस्तों? कर्ण क्या है आपका? 13, 13 का स्कोर माइनस आधार, आधार क्या है दोस्तों आपका? 12, 12 का स्कोर, 13 और 12 का स्कोर। अब दोस्तों मैं इसको इस तरफ हल कर रहा हूं। देखो 13 का वर्ग आपके कितना होता है दोस्तों? 13 का वर्ग 169 और आपका 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 144। यही होता है। 169 में से आपने 144 निकाले, 169 में से आपने 144 निकाले, पीछे कितने बचे दोस्तों आपके? 25। और 25 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? 25, 5 का वर्ग है। तो इस प्रकार आपका जो लंब है वो कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। लंब कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। कोई समस्या यहाँ? कोई समस्या? कोई नहीं। चलते हैं आगे। तो अपन को कह रहा है किसका मान ज्ञात करना है? कॉट का मान ज्ञात करना। तो आपका कॉट ए, क्या? कॉट ए, कॉट ए का अनुपात क्या होता है? कॉट है जो tan का व्युत्क्रम होता है, और tan का क्या होता है? L/A, लंब बटा आधार। तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यही होगा दोस्तों, आधार बटा लंब। आधार क्या है दोस्तों आपका? 12 और लंब क्या है दोस्तों आपके? 5, 12 बटा 5। यही होगा मान। तो अपन में क्वेश्चन दे रखा था कि यदि cos A बराबर 12 बटा 13 है तो कोट A का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को इस प्रकार से करना है। सिंपल सी बात है, हो जाएगा आराम से। जी हाँ, इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके दोस्तों इस त्रिकोणमिति का ही है। क्या कह रहा है? tan A को, क्वेश्चन कह रहा है आपको दोस्तों क्या? कि tan A को, क्वेश्चन है आपके कि tan A को sec A के पदों में लिखिए, sec A के पदों में लिखिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब अपन को याद करना होगा कि tan sec में कोई आपस में संबंध है क्या? बताओ दोस्तों, tan और sec में कोई संबंध है क्या? जी हाँ, क्या है आपकी सरसमीका। आप लोग जानते हो कि जो आपकी दूसरी सरसमीका है क्या? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इन दोनों का आपस में संबंध है। तो वहीं से हम tan को sec के पदों में लिखेंगे। तो देखो दोस्तों, आप लोग जानते हो क्या कि sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। यही होता है। आप देखो तो आपने क्या लिख लिया? sec स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A। कोई समस्या? अरे कुछ नहीं किया, इस माइनस tan को हमने उठा के इधर रखा तो ये माइनस का प्लस हो गया। अपन को क्या? tan का मान किसके पदों में? sec के पदों में। तो आपने क्या लिखा? tan स्क्वायर A बराबर, जो tan के साथ में उसको बराबर के उधर भेज दो। ये प्लस का 1 था, उधर गया तो आपके क्या हो गया? sec स्क्वायर 1 माइनस 1। यहाँ tan का बात हो रही है, यहाँ tan स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर आपके बराबर के उधर गया, अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। तो आपका क्या हो गया? अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1। तो कह रहा है, क्या कह रहा है आपको दोस्तों कि tan का क्या? tan का मान sec के पदों में व्यक्त कीजिए। तो tan A बराबर क्या होता है? अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1। कोई समस्या दोस्तों? चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके, क्या कह रहा है? कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 9 सेमी दूर बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? सिंपल सी बात है दोस्तों। क्या कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले, आपने क्या किया? 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त का निर्माण कर लिया। कोई समस्या? फिर क्या कह रहा है? वृत्त के केंद्र से, मतलब यहाँ से, इस केंद्र से 9 सेमी दूर बाह्य बिंदु, यहाँ से। अब दोस्तों मुझे बताओ, ये आपके 5 सेमी यहाँ तक हो रहा है तो 9 सेमी इससे बड़ा ही होगा, इससे बाहर ही होगा। इसका मतलब 9 सेमी आपके यहाँ तक होगा। ये कितना हो गया आपका? 9 सेमी। तो कह रहा है 9 सेमी दूर बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया है कि यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो, उस बिंदु से हम वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। कितनी स्पर्शरेखा खींच
सकते हैं 2, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। यदि वृत्त पर होता तो आपका जवाब क्या होता दोस्तों, 1। यदि बिंदु वृत्त के अंदर होता तो आपका जवाब क्या होता दोस्तों, 0। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रश्न पत्र में छपने वाला है 100%। तो इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके प्रायिकता का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी प्रायिकता का क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक आपके पास सिक्का है, उसको आप एक बार उछाला। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसके पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोस्तों। पट नहीं आने की, यदि मैं पूछूं दोस्तों आपको पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो तो आप क्या बताओगे, 1/2। अरे सिंपल सी बात है, यदि सिक्के को आप उछालोगे तो यह तो पट आएगा, निश्चित आएगा। परिणाम, संभावित परिणाम कितने हैं, 2 है, दोनों में से कोई एक आएगा। क्या आएगा, 1। तो मैं कह दूं यदि यह पट आने की प्रायिकता है, क्या पट आने की प्रायिकता आपके क्या होगी, 1/2। और नहीं आने की भी प्रायिकता कितनी होगी आपके, 1/2। कैसे दोस्तों, आप जानते हो कि यदि आने की प्रायिकता आप 1/2 है और नहीं आने की यदि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी तो आप किस में से माइनस करते हो हमेशा दोस्तों, 1 में से। किस में से माइनस करते हो, 1 में से। तो आपका क्या हो गया, 1 - 1/2, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या है दोस्तों, कह रहा है पट नहीं आने की प्रायिकता। कोई संशय इसमें, एकदम सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों, क्या कह रहा है द्विघात बहुपद दे रखा है x² + x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपको एक बहुपद दे रखा है इस प्रकार का, कैसा कि x² + x। क्वेश्चन है आपका x² + x - 2, x² - x + 2। ये आपको एक बहुपद दे रखा है। तो दोस्तों यदि इस प्रकार का बहुपद दे रखा हो उसको हल करने के तरीका क्या है, द्विघाती बहुपद है, इसको हम गुणनखंड विधि के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो कर लो हल, और इसका क्या ज्ञात कर लो आप, शून्यक ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो, शून्यक। बहुपद की बात हो रही है तब शून्यक। यदि यहाँ समीकरण दे रखा होता तो उसका क्या कहता कि मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। तो शून्यक ज्ञात कर लो। फिर हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। आप जानते हो कि शून्यक का योग किसके बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, वो सारी बातें हम यहाँ करेंगे। तो आपको इस प्रकार का एक बहुपद दे रखा है। मान लो कि आपका बहुपद है आपका fx, ये इस प्रकार का। अब इसको हल करना है। तो दोस्तों इस प्रकार का बहुपद दे रखा है, उसको हल करने का तरीका क्या है, अचर पद 2 और x² का गुणांक क्या है आपका, 1 है। इन दोनों को आपस में गुणा किया तो आपके क्या आया, 2। x का गुणांक क्या है दोस्तों, 1। अब अपने दिमाग में ऐसी संख्या सोचनी है कि उनको गुणा करें तो 2 आए और जोड़े या घटाए तो आपके क्या आए दोस्तों, 1 आए। तो सोचो दोस्तों वो संख्या सोचो कौन सी होगी, सोच ली होगी दोस्तों आपने। हाँ बहुत अच्छी बात है, आपने सोचा कि 1 को 2 से गुणा किया तो क्या आया दोस्तों, 2 आया। 1 को 2 से गुणा किया तो दोस्तों आपके क्या आया, 2 आया। और 2 में से आपने 1 माइनस किया तो पीछे कितना बच रहा है दोस्तों आपके, 1 बच रहा है, ठीक है ना। तो आपने वो संख्या सोची, क्या सोची कि fx = x² प्लस क्या संख्या सोची, 2 को 1 से गुणा किया 2 और 2 - 1 किया तो आपके 1 बचा। यही सोची दोस्तों आपने। अब देखो इसको आप आगे हल करोगे तो आपके क्या हो जाएगा, x² + 2x - x - 2। कोई संशय यहाँ। अब यहाँ देखो आपके 4 पद हो गए, 4 पद हो गए मतलब 2-2 के जोड़े बना लूँ मैं, और 2-2 के यदि मैं जोड़े बना लूँ तो आपके क्या हो जाएगा, इसमें से x बाहर लिया तो यहाँ अंदर क्या बचा, x + 2। और यहाँ से मुझे ऐसी संख्या कॉमन लेनी है तो जो कोष्ठक के अंदर आए वो इसके समान होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ माइनस का 1 लिया तो यहाँ आपके x + 2 हो गए दोस्तों। अरे कोई संशय इसमें, नहीं समझा, चलो अच्छी बात। तो यहाँ आपके इनका गुणांक क्या है, x - 1। गुणांक क्या है दोस्तों आपके, x - 1 और जो है x + 2
दूसरा व्यंजक है। अब देख लो ये आपके क्या है, इस बहुपद के गुणनखंड क्या, बहुपद के क्या है, गुणनखंड। कह रहा है इसका शून्य के ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, शून्य के ज्ञात करो। इसका मतलब एफ एक्स को किसके बराबर लेना हमें, शून्य के बराबर। तो आपका x माइनस वन बराबर 0 और जो आपका x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ आपके x बराबर क्या आ गया, 1 और यहाँ आपके x बराबर क्या आया, -2 आया। कितने, x की वैल्यू 2 आई। दोस्तों 2 मान कैसे आए आपको मालूम है, हाँ यहाँ कैसा पद है आपका, द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है आपका, द्विघाती बहुपद है, इसलिए आपके शून्य कितने आएंगे, 2। यदि आपका रेखिक बहुपद होता तब आपके शून्य कितना आता, 1। यदि आपका त्रिघाती बहुपद होता तो आपके शून्य कितने होते, 3। लेकिन यहाँ द्विघाती बहुपद है इसलिए आपके शून्य कितने हैं, 2। अब x बराबर 1 और x बराबर -2, ये क्या आ गए, इस बहुपद के शून्य का आ गए। क्या आ गई, बहुपद के शून्य। अब यदि इनका योग करते हो आप, क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो योग किसके बराबर होगा दोस्तों, शून्यकों का आप योग करते हो, शून्यकों का योग। तो आपने योग किया 1 प्लस -2, तो आपके ये क्या हुआ, 1 माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही होगा दोस्तों। इसी प्रकार आप शून्यकों का गुणन करते हो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, 1 को आपने -2 से गुणा किया तो दोस्तों आपके क्या आया, -2। 1 को आपने -2 से गुणा किया तो आपके क्या आया, -2। अब आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। कैसे, आप जानते हो कि आपके पास कोई द्विघाती बहुपद दे रखा है और उनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ये होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, यही होता है दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग किसके बराबर आया आपका, -1 के बराबर। और माइनस b क्या होता है, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ प्लस का 1 है। क्या है आपके दोस्तों, प्लस का 1 है बट्टा, और आपका क्या होता है a, और ये यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है दोस्तों, 1। तो आपके ये क्या हुआ, -1 बराबर -1 में 1 का भाग दिया, क्या आया, -1। क्या बराबर आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब शून्यकों का योग जो है वो सही है। यदि गुणन की बात करूँ मैं तो आपके अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा गुणा बीटा आपके किसके बराबर आया, -2। अचर पद c की वैल्यू क्या है आपके दोस्तों, -2, और a क्या है, 1। -2 में आपने a का भाग लगाया तो दोस्तों आपके क्या आया, -2। ठीक है ना। तो ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपके क्या हुआ, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच सत्य है। तो इस प्रकार का ये था क्वेश्चन दोस्तों। आपको बहुपद दे रखा था, उसका आपने शून्य की ज्ञात किया, और शून्य की ज्ञात करने के बाद में आपने शून्यक और गुणांकों के मध्य जो आपके संबंध होते हैं उनकी सत्यता की जांच आपने इस प्रकार से की है। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ गया है तो शेयर करना भी नहीं भूलना है, अपने साथियों को भी बताना है, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है कि आपके उससे समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद और 9वां पद आपको दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है दोस्तों वो लिख लो पहले आप, जिसका 5वां पद आपको A5 दे रखा है दोस्तों। A5 कितना दे रखा है दोस्तों, 26 दे रखा है। A5 आपको 26 दे रखा है, और आपको दे रखा है दोस्तों 9वां पद A9 दोस्तों आपको दे रखा है 42, ठीक है ना। आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, 15 पदों का योग, 15 पदों का योग ज्ञात करना दोस्तों, ये बात आपको ज्ञात करनी है। तो कर लोगे दोस्तों आराम से। कैसे करोगे दोस्तों, चलते हैं इस तरफ। अब देखो दोस्तों, व्यापक पद किसके बराबर होता है आपका, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d होता है। तो आपको यहाँ व्यापक पद मतलब 5वां पद दे रखा है, क्या, 5वां पद क्या है, 26। इसी प्रकार व्यापक पद 9वां पद दे रखा है आपको, क्या, 42। तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना होगा, a का मान और d का मान ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा दोस्तों, a और d का मान। जब आपके पास a और d मतलब प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर आपके पास आ जाएगा
तो आप S15 ज्ञात कर सकते हो, मतलब 15 पदों का योग ज्ञात कर सकते हो। तो कैसे करते हैं दोस्तों, चलते हैं इस तरफ। आप जानते हो दोस्तों कि जो आपका an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। कोई समस्या? यहाँ व्यापक पद, यहाँ कौन सा दे रखा है आपको, a पांचवा पद दे रखा है, a पांचवा पद आपके कितना दे रखा है दोस्तों, 26। क्या दे रखा है, 26 बराबर a प्लस n क्या है 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 गुणा d। तो आपका ये क्या हो गया दोस्तों, 26 बराबर a प्लस 4d, a प्लस 4d। तो इस प्रकार से आपका a प्लस 4d बराबर 26, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। कोई समस्या दोस्तों? इसी प्रकार a नौवा व्यापक पद, आपको नौवा पद दे रखा है, तो इसी प्रकार सेम हो गई। नौवा पद क्या है आपका, 42 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 गुणा d, यही होगा दोस्तों। तो यहाँ आपके क्या हो गया, 42 बराबर a प्लस 9 में से 8 गया, पीछे क्या बचा दोस्तों, d, और आपका a प्लस 8d बराबर 42, ये आपका समीकरण क्या होगा दोस्तों, 2। अब दोस्तों जब आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, वहाँ से आप ऐसे हल कर सकते हो ना। बहुत सारी विद्या है आपके, प्रतिस्थापन विद्या है, विलोपन विद्या है, वज्रगुणन विद्या है, ठीक है ना। 2 जब रेखिक युग्म समीकरण दे रखे हैं, तो यही बात ये हो रही है कि a प्लस 8d बराबर 42 है और यहाँ a प्लस 4d बराबर 26 है, तो अपन को इसमें से किसी एक का मान ज्ञात कर लो। तो दोस्तों क्या करेंगे, तो अपन का मान आ जाएगा। अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से यदि 1 निकालेंगे तो अपना यह a कट जाएगा और यहाँ से अपन की d की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2, क्या समीकरण 2 माइनस करना है क्या, समीकरण a को। समीकरण 2 में से आपने समीकरण a को निकाला, तो समीकरण 2 है आपका a प्लस 8d बराबर 42, यही है दोस्तों। और समीकरण 1 है आपका a प्लस 4d बराबर 26, ये दोस्तों आपने माइनस किया, क्या क्या माइनस किया, तो ये आपका कट गया a और माइनस का a, प्लस के 8 में से माइनस का 4 गया, पीछे क्या बचा दोस्तों आपके, प्लस 4d बराबर, और आपने 42 में से 26 निकाले, ठीक है ना। तो 12 में से 6 निकाले दोस्तों, कितना बचा 6, और 3 में से 2 निकाला तो कितना बचा आपका 16। तो आपके दोस्तों d बराबर क्या आ गया, 16/4, और d बराबर क्या आ गया दोस्तों 4। ये क्या आ गया दोस्तों, आपका सारवें अंतर आ गया। क्या आ गया, सारवें अंतर। अब इस सारवें अंतर को आप समीकरण 1 या 2 में रखे प्रथम पद ज्ञात कर सकते हो, मतलब a का मान। तो आपने लिखा यहाँ कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान आपने कहाँ रखा दोस्तों, समीकरण 1 में रखा। तो आपके यहाँ क्या हो गया, a प्लस 4, d की वैल्यू क्या है दोस्तों 4 बराबर आपके क्या दे रखा है यहाँ 26, क्या दे रखा है दोस्तों 26। तो आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 4 गुणा 4 आपका क्या हो जाएगा 16, ये होगा दोस्तों। तो आपका यहाँ आ गया a प्लस 16 बराबर 26, तो आपका दोस्तों हो गया ये 26 माइनस 16, और a बराबर आपके क्या आ गया दोस्तों ये 10। तो आपका प्रथम पद क्या आ गया 10, और आपको दोस्तों सारवंतर आपका आ गया था पीछे, सारवंतर आपके कितना आ गया था 4, d की वैल्यू कितना आ गई थी 4। अपन को क्या ज्ञात करना था, अपन को ज्ञात क्या करना था, S15 15 पदों का योगफल ज्ञात करना दोस्तों। तो 15 पदों का योगफल कैसे ज्ञात करोगे, आप जानते हो कि n पदों का योगफल किसके बराबर होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यही फॉर्मूला होता है आपके n पदों का योगफल ज्ञात करने का। तो दोस्तों 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो आपके यहाँ क्या हो गए 15/2 2a, a क्या है दोस्तों आपका 10 है, 2 को 10 से गुणा कर लो, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 14, 14 को d से गुणा कर लो, d क्या है दोस्तों आपका 4 है, ये दोस्तों। तो आपका यहाँ क्या हो गया S15 बराबर 15/2, 15/2। आपने दोस्तों 10 को 2 से गुणा किया तो आपके क्या आ गए 20, प्लस और 14 को 2 से गुणा किया दोस्तों तो आपके क्या हो गए 28 और 56, ये आएगा दोस्तों।
अब क्या करो, 20 और 56 का आप योग कर लो, 20 और 56 का क्या कर लो दोस्तों, योग। तो आपका S15 बराबर 15/2, 15/2 गुणा, तो आपके 20 और 56 ये कितने हो गए दोस्तों, आपके 76। कितने हो गए दोस्तों, आपके 76। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, क्या ये 76 आपके कट रहा है, दोस्त कट रहा है तो काट दो आप। ये 76 में आपने 76 में 2 का भाग लगाया तो ये कितनी बार गया, 3 बार, और पीछे 1/16 हो गए और 8 बार, 38 बार चला गया। ठीक है ना। तो आपके इस प्रकार से S15 क्या, S15 क्या आ गए, 15 गुणा 38, 15 गुणा 38। अब 15 को 38 से गुणा करो, 15 को 38 से गुणा कर लो, तो कर लो दोस्तों, आपके कितना आएगा, 120। 15 आपके कितना होगा, 120। ठीक है ना। 120 के आपके 0 ऐसे क्या लगी आपके 12 और 12 15 तिया 45 और 45 और आपके 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 570। तो 15 पदों का योगफल कितना आ गया दोस्तों, आपके 570। तो ये था आपका क्वेश्चन। आपको 5वां पद और 9वां पद दे रखा था समांतर श्रेणी का, और क्वेश्चन कह रहा था कि 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 15 पदों का योगफल। तो 15 पदों का योगफल आपने इस प्रकार से किया गया। कोई संशय इसमें समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है आपका, त्रिकोणमिति का। क्या क्वेश्चन है आपका कि यदि cos 3a, क्या कह रहा है, यदि cos 3a, क्वेश्चन है आपका cos 3a बराबर sin a माइनस 34 डिग्री, ये क्वेश्चन दे रखा है, जहां a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, a का आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो कर लो दोस्तों, कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है ना। अब देखो इस प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस प्रकार के आपके दोस्तों 3-4 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे हल करोगे दोस्तों। आप cos 3a, क्या cos 3a का आपका पूरा कोण लिख सकते हो। cos 3a का पूरा कोण आपके क्या हो सकता है दोस्तों, sin 90 माइनस 3a, यही होगा दोस्तों। sin 90 माइनस 3a किसके बराबर होता है, cos 3a के बराबर होता है, और बराबर sin a माइनस 34 डिग्री दोस्तों, यही होगा। sin से आपका sin गया तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 34। कोई समस्या दोस्तों। अब देखो आपको a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपका ये क्या हो गया, 90 प्लस माइनस 34 को इधर भेजा प्लस का हो गया, और a प्लस माइनस 3a को इधर भेजा तो आपके क्या हो गया, प्लस का हो गया। इनको आपने योग किया तो 4 0 4 हो गए, और 3 और 9 कितने हो गए आपके 124, और a प्लस 3a आपके क्या हो गया 4a। तो आपका a बराबर क्या हो गया 124/4, और 124 में आपने 4 का भाग लगाया दोस्तों, तो आपके कितनी बार गया 31 बार। कितनी बार गया दोस्तों, 31 बार गया। 4 3 12 और 4 एकम 4, इसका मतलब a का मान क्या आ गया दोस्तों, 31 आ गया। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका यही है कि सिद्ध कीजिए, ये भी आपका दोस्तों त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों आपको इस प्रकार का दे रखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कह रहा है कोष्टक 1 माइनस कॉट a अपॉन 1 माइनस टेन a, 1 माइनस टेन a का होल स्क्वायर। कह रहा है इनको सर्व समीकरण के माध्यम से सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। अब दोस्तों इसको आप कैसे करोगे, ये दोस्तों आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यहाँ क्या है 1 प्लस आपका क्या है दोस्तों कॉट स्क्वायर, यहाँ है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर a और 1 माइनस कॉट a अपॉन 1 माइनस टेन a का होल स्क्वायर। ये कह रहा है क्वेश्चन, इसको सिद्ध करना तो कैसे करोगे दोस्तों। यहाँ आपके दो पद दे रखे हैं LHS और RHS, तो पहले हमको LHS पार्ट ले लिया आपने और इसको आपको हल करना है। क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब दोस्तों याद करो वो सर्वसमीका कौन सी कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, यही होता है दोस्तों। और आपके एक दूसरी सर्वसमीका और है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो वही बात यहाँ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है दोस्तों, आपके कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, आपके सेक स्क्वायर ए के बराबर। कोई समस्या यहाँ दोस्तों, ठीक है ना। सर्वसमीका के माध्यम से आपने ये लिख लिया। अब कोसेक स्क्वायर ए को आप साइन कोण में कोस में चेंज करो, तो कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है आपका साइन का, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन सेक को आपने क्या लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो इसको आप हल करोगे तो आपके ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए गुणा और या नीचे वाली भिन्न का आप व्युत्क्रम करोगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन ए। इनको यदि गुणा करते हो तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा दोस्तों, कॉट स्क्वायर ए। किसके बराबर होगा दोस्तों, ये आपके कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा। ये बात हमने एलएचएस भाग को हल किया, इस पार्ट को हल किया तो आपके क्या आया दोस्तों, कॉट स्क्वायर ए आया है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब इसको हल करना है और अपन को क्या लाना है, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो चलते हैं इसको भी हल करते हैं दोस्तों, कैसे करोगे देखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आरएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट में क्या दे रखा है 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, यही दे रखा है दोस्तों आपको, यही क्वेश्चन में दे रखा है ना। 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो कैसे करोगे, क्या करना है, कॉट टेन का मान दे रखा है तो इनको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, किस में करोगे, साइन करना। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया 1 माइनस कॉट को क्या कहते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए बटा 1 माइनस टेन को क्या कहते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। कोई समस्या दोस्तों यहाँ तक। अब इनको आप हल करो, तो यदि इनका हल करते हो तो आपका क्या आएगा, क्या आ जाएगा आपका, ऊपर वाली भिन्न को हल करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे साइन ए आएगा, साइन ए को 1 से गुणा करोगे साइन ए माइनस कॉस ए, यही आएगा ऊपर है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। और आपके वापस इस नीचे वाली भिन्नों को हल करोगे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों आपका कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। कोई समस्या यहाँ। आप देखो इस प्रकार का यदि आपको दे रखा है तो इसको आप कैसे हल करोगे, ऊपर दे रखा है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, यही दे रखा है दोस्तों, गुणा नीचे वाली भिन्न का आप क्या करोगे वापस व्युत्क्रम, तो आपका क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, यही दे रखा दोस्तों। अब देखो इनके ऊपर आपके क्या है होल स्क्वायर की बात दे रखी है ना, तो ये भी साथ में ध्यान रखना दोस्तों, अपन को होल स्क्वायर है इस पे, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो साइन कोस तो आपस में कटेगा नहीं, आप इनको क्या करना है, इन दोनों साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, तो इनको इन पर दो को समान करना है, ठीक है ना। तो इस व्यंजक को समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, यदि मैं यहाँ से माइनस बाहर ले लूँ, माइनस से बाहर ले लूँ तो आपका जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो आपका माइनस का है वो क्या हो जाएगा प्लस का। तो मैंने आपके ऊपर यहाँ इस प्रकार से माइनस बाहर ले लिया तो आपका क्या होगा ये कॉस ए माइनस साइन ए, यही हुआ दोस्तों, अपॉन साइन ए गुणा कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये वाला पद और ये वाला पद सेम है तो आपके कट गया, ठीक है ना। तो पीछे दोस्तों आपके क्या बचा, पीछे बचा आपका माइनस, क्या बचा माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, यही बचा, और इसका कह रहा है होल स्क्वायर है, क्या कह रहा है होल स्क्वायर है। तो देखो दोस्तों किसी का यदि स्क्वायर होता है
ठीक है ना। यदि आपके कोई संख्या दे रखी है, उसके आगे यदि माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो, लेकिन घात आपके क्या हो, सम हो, घात क्या हो, सम हो, तो आपका वो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस का, ठीक है ना। जो ऋण चिन्ह है वो आपका धन चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ आपके ये हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका, माइनस का कॉट ए होता है, माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने RHS को हल किया तो आपके क्या आया, कॉट स्क्वायर ए आया, और आपने जब LHS पद को हल किया तभी आपके क्या आया, कॉट स्क्वायर ए आ गया। दोनों को सिद्ध किया तो दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही बात हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए। तो ये थे आपके त्रिकोणमिति के क्वेश्चन। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अगले क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार का दे रखा है। क्या क्वेश्चन है आपका कि यदि, क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि यदि दो पूर्णांक संख्याओं का HCF और LCM आपको दे रखा हो, और यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। अब दोस्तों आपको ये एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, क्या कि यदि दो संख्या दे रखी है और उनका HCF और LCM में आपस में संबंध क्या होता है दोस्तों। तो जैसे आपके पास कोई दो संख्या है, मान लो कि आपके पास कोई दो संख्या है, एक है A और एक है आपके B, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इन दोनों का गुणनफल, क्या इन दोनों का जो आपके गुणनफल होता है, मतलब A गुणा B, वो किसके बराबर होता है दोस्तों, इन दोनों का HCF और इन दोनों का LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब जो आपके A और B का HCF है और जो आपके A और B का LCM है, इनके गुणनफल के बराबर होगा। यही होगा दोस्तों, A गुणा B बराबर क्या होगा, HCF गुणा LCM। तो इसी बेस पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दो पूर्णांक संख्याओं का HCF दे रखा है दोस्तों आपको कितना, HCF है दोस्तों आपका 12, और कह रहा है LCM, और आपको क्या कह रहा है, LCM है दोस्तों आपके 336 है, ठीक है ना। और यदि एक पूर्णांक, मतलब आपको एक पूर्णांक दे रखा है, मान लो वो A दे रखा है आपको किसके बराबर, 48, तो कह रहा है दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो, मतलब आपको B की वैल्यू ज्ञात करनी, किसकी वैल्यू, B की वैल्यू। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यदि आपको A गुणा B, A दे रखा है, B की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें आपको HCF भी दे रखा है, LCM भी दे रखा है, तो आपका B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका HCF है और जो आपका LCM है उनका गुणन में किसका भाग दोगे आप, A का, तब आपका क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, B बराबर HCF कितना है दोस्तों 12 गुणा LCM कितना है दोस्तों 336। अब इसमें आप किसका भाग दो दोस्तों, 48 का भाग लगा लो, ठीक है ना। अब दोस्तों अब इनको कैसे हल करोगे, तो सरलीकरण कर दें दोस्तों, आराम से हो जाएगा। 12 का 48 में भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार, कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है दोस्तों। अब 336 में ये तो कट गई, फिर 336 में 4 का भाग लगाना है, तो लगा दो दोस्तों 336 में 4 का भाग, क्या करना है, 336 में 4 का भाग, तो 4 का पहाड़ा बोलो 33 में कितनी बार जा रहा है, ठीक है ना। तो लगाओ तो कितनी बार जाएगा, ठीक है ना, 8 बार जा रहा है, 8 चौक 32, 8 बार जा रहे हैं आपके, 8 बार गए, 8 चौक 32, पीछे बचा आपका 1 हो गए 16, 16 में कितनी बार गया आपका 4 बार, कितनी बार गया 4 बार, तो आपका B बराबर क्या आ गया 84, B बराबर क्या आ गया दोस्तों 84, ये आपका द्वितीय पूर्णांक था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है, एक आपके पास वो पूर्णांक है 48, तो कह रहा है दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपको दे रखा है इसी प्रकार क्या, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दे रखा है। वो क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पीछे हल करवाया था इसी प्रकार का, कह रहा है एक समांतर श्रेणी दे रखी है 13,8,3 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ज्ञात करने की अभी बात हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, तो हो जाएगा दोस्तों आराम से। फिर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपको कि कोसेक A बराबर 17/8, कोसेक A बराबर क्या है 17/8, तो tan A का मान परिकलित कीजिए, tan A का मान परिकलित कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे करोगे ये देख लो, त्रिकोणमिति है
और त्रिकोणमिति के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इस प्रकार के जो त्रिकोणमिति अनुपात के, तो ये क्वेश्चन आपके 100% छपने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि कोसेक ए बराबर आपका क्या दे रखा है 17/8, तो कह रहा है tan a का मान ज्ञात करो, tan a का। अब दोस्तों कोसेक किसके बराबर होता है जल्दी बताओ, मैंने आप पहले क्वेश्चन करवाया था आपको इस प्रकार का। कोसेक आपका साइन का व्युत्क्रम होता है और साइन क्या होता है L/K, तो ये किसके बराबर होगा कर्ण अपॉन लंब के बराबर होगा, कर्ण अपॉन लंब, ठीक है ना। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, tan a का मान परिकलित करना है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज बना लिया आपने इस प्रकार से, ये ABC, ठीक है ना। इसमें आपको कर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ 17 दे रखा है, और आपको लंब, अब देखो कोसेक एक ही बात हो रही, इसका मतलब लंब यही है, और लंब आपको कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो अपन को ये ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना दोस्तों, आधार। तो आधार कैसे ज्ञात करोगे, बस सेम बात है आपके पाइथागोरस की, सेम बात है दोस्तों पाइथागोरस। तो आपका आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर अंडर क्या हो गया कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है 17 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो आपका आधार बराबर क्या हो गया दोस्तों 17 का वर्ग, यही होगा 289, और 8 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब इसको यदि आप हल करते हो तो आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस करो, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए दोस्तों, और 225 दोस्तों किसका होता है 15 का। इसका मतलब आधार कितना आ गया आपको दोस्तों 15 आ गया, आधार कितना आया दोस्तों 15 आया। अब आपको किसका मान परिकलित करना था tan a का, कह रहा है tan a, तो tan a किसके बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार, लंब बटा आधार के बराबर होता है दोस्तों। तो लंब क्या आया दोस्तों आपके यहाँ, लंब दे रखा है आपको 8, और आधार दोस्तों आपके क्या आया 15, तो 8/15 आ गए दोस्तों क्वेश्चन समझ में। तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार का, क्या कह रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए को कॉट के पदों में परिकलित कीजिए। क्या कह रहे हैं कि साइन ए को, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए को किसके पदों में परिकलित करना है, आपको कॉट ए के पदों में परिकलित करना है, कॉट ए के पदों में परिकलित करना है। तो दोस्तों आप कैसे करोगे, ठीक है ना, कॉट ए के पदों में कैसे लिखोगे। अब दोस्तों क्या साइन कॉट के मध्य कोई ऐसा कोई संबंध है जो दोनों साइन और कॉट के मध्य संबंध हो, नहीं, तो किसके मध्य संबंध है। अब देखो यदि समीकरण की बात करें कॉट और कोसेक के मध्य संबंध है, कॉट और कोसेक। अब आप याद करो क्या कोसेक और साइन के मध्य संबंध है, हाँ है, क्या है, क्या कि जो कोसेक होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। तो दोस्तों आपने यहाँ इस प्रकार लिख दिया कि साइन ए बराबर क्या होता है 1/कोसेक ए होता है, ए होता है साइन ए बराबर क्या हो गया 1/कोसेक ए। अब दोस्तों कोसेक और कोट के मध्य संबंध क्या होता है, तो आप दोस्तों जानते हो क्या सर समीकरण कौन सी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो आपका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए होता है, ये होता है। तो आपका कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा √1 + कोट स्क्वायर ए, ये होता नहीं होता दोस्तों। तो ये कोसेक ए के बराबर क्या होगा 1 + कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपका क्या आ गया साइन ए बराबर 1/√1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन था दोस्तों कि साइन ए को कोट ए के पदों में लिखिए। तो कोट ए के पदों में लिख लिया आपने, साइन ए बराबर क्या होता है कोट के पदों में 1/√1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार के ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है आपका दोस्तों प्रायिकता का, ठीक है ना। प्रायिकता का क्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि ई नहीं की प्रायिकता, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन समझना दोस्तों, इसको क्या कह रहा है ई नहीं की प्रायिकता, क्वेश्चन कह रहा है ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता आपको दे रखा है, ई नहीं की प्रायिकता दे रखा है क्या 0.95, ठीक है ना। तो कह रहा है पीई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए पीई ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप जानते हो क्या कि किसी की प्रायिकता नहीं होने किसके बराबर होता है 1 - पीई के बराबर।
ये होता है। और यदि मैं इसकी बात करूं तो होने की प्रायिकता भी किसके बराबर होगी, जो 1 माइनस पी ई, नहीं ई बार के बराबर होगा, ये होगा पी ई बराबर 1 माइनस पी ई बार। तो कितना दे रखा आपका, बराबर 1 माइनस ये क्या दे रखा है 0.95, एक में से ये घटाओगे तो पीछे आपका कितना बचेगा 0.05, 0.05। ये दोस्तों किसका मान आ गया, पी ई का मान आ गया। किसका मान आया दोस्तों, पी ई का मान आ गया। ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से ये था आपको, ये थे आपके प्रायिकता का क्वेश्चन। और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है आपका ये त्रिकोणमिति का, जो आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब देखो प्रायिकता का क्वेश्चन एक आप और देख लो, क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में, प्रायिकता का क्वेश्चन आप एक और देख लो, एक डिब्बे में 7 लाल कंचे हैं, 10 सफ़ेद कंचे हैं और 5 हरे कंचे। आपके पास एक डिब्बा है दोस्तों, क्या है, एक डिब्बा है, इसमें आपके क्या है 7 लाल कंचे, इसमें कितने कंचे हैं 7 लाल कंचे, ठीक है ना। और क्या है 10 सफ़ेद है, 10 कितने कंचे आपके सफ़ेद कंचे, 10 कैसे हैं आपके सफ़ेद है। और जो आपके 5 है वो कितने हैं, कैसे हैं दोस्तों, हरे। तो कह रहा है एक आपके पास डिब्बा है, उसमें आपके 7 लाल कंचे, 10 सफ़ेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला गया, ठीक है ना, आंख मीच के आप उसमें से डिब्बे में से आपको ये कंचा बाहर निकाला गया, यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल नहीं है, सफ़ेद हैं, हरा है। ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे बताओ आप, क्या ये आपके पास डिब्बा है, इस डिब्बे में इतने ये कंचे हैं, तो ये टोटल कंचे आप किसके बराबर होगा, कुल संभावित परिणाम के बराबर ही होगा ना, कुल संभावित परिणाम के बराबर। किसके बराबर होगा दोस्तों, कुल संभावित परिणाम के बराबर। तो कुल संभावित परिणाम कितना होगा दोस्तों, ठीक है ना, योग कर लो, 7 10 17 5 22। कुल कंचे कितने थे आपके उस डिब्बे में, 22 कंचे, मतलब कुल संभावित परिणाम कितना है 22। अब कह रहा है लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल होने की तो प्रायिकता ज्ञात कर ले, ठीक है ना। तो डिब्बे में लाल कंचे, डिब्बे में लाल कंचे, तो लाल कंचे कितने हैं आपके, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है ना, अनुकूल परिणाम। लाल कंचे कितने हैं 7 है, अनुकूल परिणाम क्या हो गए आपके 7, ठीक है ना। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता दोस्तों, होने की प्रायिकता आपके क्या हो जाएगी। अब देखो प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या होता है आपका, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यही होता है ना दोस्तों, यही फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 7, कुल संभावित कितना है 22, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है, लाल कंचे होने की प्रायिकता। लेकिन हमें क्या कह रहा है, लाल कंचे नहीं होने की प्रायिकता। ये क्या कह रहा है, ये तो है लाल कंचे होने की प्रायिकता, और अपन को क्या ज्ञात करना है, लाल कंचे नहीं होने की प्रायिकता। तो क्या करो, इसको एक में से घटा लो, तो लाल कंचे नहीं होने की जो आपकी प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस 7 बटा 22, 1 माइनस 7 बटा 22। इसको आप हल करोगे तो आपके क्या हो जाएगा 22 माइनस 7, और 22 माइनस 7 आपका क्या होगा 15, 15 बटा 22। ये क्या है, लाल कंचे नहीं होने की प्रायिकता है दोस्तों। इसी प्रकार है सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने के, तो दोस्तों सफ़ेद कितने हैं आपके 10 है, सफ़ेद कंचे कितने हैं 10, और कुल परिणाम कितना है 22, तो 10 बटा 22, 10 बटा 22। इसको हल करोगे तो आपके क्या हो जाएगा 5 बटा 11। तो सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके 5 बटा 11। इसी प्रकार अगला कह रहा है हरा, हरे रंग के कितने कंचे आपके 5 कंचे, हरे रंग के कितने कंचे 5, और कुल कितने हैं आपके 22, 5 है, किस में से हैं आपके कुल 22 में से, तो 5 बटा 22 आपका क्या हो गया हरे रंग होने की प्रायिकता, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार के ये थे आपका प्रायिकता का क्वेश्चन। अब दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है आपका एक त्रिकोणमिति का, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं विश्राम की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्या 1 + tan थीटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा कोष्टक 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा
का मान परिज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है इसका मान ज्ञात करना। अब इस प्रकार का दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन दे रखा तो आप कैसे हल करोगे, क्या करो, जो दे रखा उसको आप साइन कोस में मान चेंज करना है। तो आपने कर दिया 1 + tan का क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है मान, प्लस सेक का क्या मान होता है दोस्तों 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट का क्या मान होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक का क्या होगा दोस्तों 1 अपॉन साइन थीटा, यही होगा दोस्तों मान आपके। अब देखो इनको हल कर लो आप। अब यदि इनको आप हल करते हो इस प्रकार से तो आपका दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया तो क्या आया कॉस थीटा, और यहाँ एक का भाग कॉस में कॉस बार, कॉस को 1 से गुणा किया तो आपके क्या आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये है दोस्तों गुणा। यहाँ इसको हल करोगे तो यहाँ भी एलसीएम क्या आया दोस्तों आपका साइन थीटा आ गया, क्या आया साइन थीटा। तो यहाँ इसको हल करोगे तो आपके क्या आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, यही हुआ दोस्तों। अब इसको आप आगे हल करते हो, ये क्या हो रहा है दोस्तों आपके गुणा में हो रहा है, तो गुणा में यदि बात करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और क्या दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, यही दे रखा है, और कोस साइन को आपस में गुणा किया तो कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ आपके बीजगणित की सर्व समीकरण लग रही है कौन सी, यहाँ देखो इसको आपको एक पद मानना है, कोस प्लस साइन को एक पद मानना, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी आपके किसके बराबर होता है दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी। अलजेब्रा की जो आपको सर्व समीकरण मैं बता रहा हूँ वो क्या कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, यही होता है दोस्तों। तो यहाँ सेम बात हो रही है दोस्तों, आपके सेम बात हो रही है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये होगा यह साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस a का वर्ग। तो आप इसको यदि हल करते हो तो आपका क्या हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर आपका क्या होगा 1, यही होगा, और नीचे था आपका साइन थीटा गुणा कोस थीटा, यही था दोस्तों। अब इनको आप हल करते हो तो देखो कैसे हल करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह आपकी और सर्व समीकरण लग रही है अलजेब्रा, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती नहीं होती दोस्तों, इस प्रकार की होती हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा गुणा कोस थीटा और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा गुणा कोस थीटा, यही हुआ दोस्तों। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होगा आपके 1 के बराबर, तो आपने 1 प्लस 2 साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ ये गुणा में है। अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया 0, पीछे आपके दोस्तों क्या बचा 2 साइन, पीछे आपका क्या बचा 2 साइन थीटा गुणा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये साइन और कोस आपस में कट गए, यहाँ गुणा में है दोस्तों, तो आपके पीछे क्या बचा 2, क्या बचा 2, तो इस आपका इसका मान क्या आया 2। क्वेश्चन कह रहा था 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा को गुणा करना था आपको 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो उसका मान आपके क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं 2015 से लेकर 2017 तक के जो आपके माध्यमिक परीक्षा प्रश्न पत्रों में आए हुए थे क्वेश्चन, ठीक है ना। और मैं और भी आपको जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके प्रश्न पत्र में छपने वाले हैं डायरेक्ट, वो क्वेश्चन भी आपको मैं हल करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आपसे मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और प्रत्येक वीडियो को लाइक तो करना ही है, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।